Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन आई है फॉर द पोस्ट ऑफ जेसीए। ठीक है, ये क्या होता है? जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। और इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो जेसीए का बेसिक पे है वो 35,400 होता है। दैट मीन्स लेवल 6 की ये जॉब है। ठीक है, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड है। और इसके बाद फिर इसमें प्रमोशंस होते हैं 4600 और फिर 4800 फिर 5400 इस तरीके से है। प्रमोशंस की बात किसी और सेशन में कर लेंगे। ये नोटिफिकेशन आपकी एक्चुअली पहले आई थी, फिर इसके बाद में ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज इसको हटा लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अभी हम क्या देखेंगे कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। बेसिकली आपको मेन बात जो यहाँ पे देखनी है ना, वो देखनी है एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा रोल होगा इसमें ना डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी होता है। तो डिस्क्रिप्टिव में आपको कैसे क्या तैयारी करनी है। अब जो बच्चे सीजीएल के पुराने हैं, लाइक जिन्होंने आई गेस लास्ट सीजीएल 21 हुआ था ना जिसमें डिस्क्रिप्टिव था, तो उनको तो आइडिया होगा कि भैया डिस्क्रिप्टिव में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। अब जो बच्चे 22 के बाद आए हैं, सीजीएल 22 के बाद, तो उन्होंने डिस्क्रिप्टिव की कोई तैयारी नहीं की होगी, तो उनको इतना आइडिया नहीं होगा डिस्क्रिप्टिव को लेके। तो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें है आपका टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग जो है इसमें थोड़ा-सा अच्छी माँगते हैं और 35 वर्ड पर मिनट होती है। इंग्लिश में टाइपिंग जो होगी आपकी कंप्यूटर में ही करोगे ऑफ कोर्स। तो अब बात क्या है कि 35 वर्ड पर मिनट तो इसमें मेंशन है जो कि मिनिमम स्पीड है। तो आप अगर लेके चलो कि आपकी 45 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम में ठीक-ठाक परफ़ॉर्म करना है। बिकॉज़ जिन बच्चों की 40 होती है ना, 35 टू 40 होती है, वो तो जाके सीजीएल का जो सीजीएल की क्राइटेरिया है 27 वर्ड पर मिनट की, उसको फुलफ़िल कर पाते हैं, है ना? तो मोटा-माटी ये बात है। और इसमें रही बात कि आपका सैलरी कितनी बनेगी, क्या बनेगी, तो ऐज़ ऑफ़ नाउ तो अब जब भी आपका सिलेक्शन होगा, आई गेस 1 साल की प्रोसेस तो होगी ही। मतलब आप अगले साल 2026 के जनवरी में जॉइन कर रहे होगे, तो तब तक 8th सीपीसी आ जाएगा। उम्मीद तो यही है। अ, अगर थोड़ा-सा डिले हो जाए 1 साल तो नहीं कह सकते हैं, बट 8th सीपीसी आपका 1 जनवरी 2026 से लग जाएगा। तो जो सैलरीज़ है ना, वो मार्जिनली इंक्रीज़ हो जाएँगी। यानी कि आज के टाइम पे अगर हम कंपैरिज़न करें तो 10 से 20% के बीच में हमें जंप जो है देखने को मिलेगा। बाकी वो सब बातें अलग है, कोई कहता है कि 2 गुनी हो जाएगी सैलरी, 3 गुनी, इतना नहीं होता है ना। अगर आप सच देखोगे तो आज की सैलरी का, जैसे अगर आपकी सैलरी आज ₹100 है, तो हो सकता है 8 सीपीसी के बाद वो ₹120 हो जाए, ठीक है? या फिर 110 से 120 के बीच में हो जाए, ठीक है? ये कहानी है। एज़ ऑफ नाउ अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो 4200 रेट पे अराउंड, अगर हम दिल्ली की बात करें तो एक्स सिटी होती है, तो आज के टाइम पे 53% का डीए है। वो भी आपका ये दिसंबर तक था 53%, अभी अप्रैल में आपका नया डीए आ जाएगा, 56% हो जाएगा, है ना? 3 परसेंटेज का इंक्रीमेंट हो जाएगा डीए पे। तो वो आपका जो सैलरी होगी वो 70 के लमसम जो है पहुँच जाएगी, है ना? इन हैंड वही आई गेस 65 टू 70 के बीच में रहेगा। ठीक है, चलो भाई। अ आगे क्या है? ऐज रिक्वायरमेंट। ऐज देखो भैया, आप 18 से लेकर के 30 साल के बीच में होने चाहिए। डेट ऑफ रिकॉर्डिंग जो होगी वो होगी 8 मार्च 2025, ठीक है? जो यूजुअल रिलैक्सेशन होता है वो आपको मिलेगा, जो भी आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी। इसके अलावा आपका जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको कोई अपर एज लिमिट नहीं है, है ना? वो किसी भी एज में ये वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट इससे आपका कोई लेना-देना होगा नहीं। और दूसरी बात कि जो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं ना, उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, है ना? ये चीज़ है। बस जो सुप्रीम कोर्ट में है, उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। रिज़र्वेशन क्या है देखो। अच्छा, इन्होंने यार ये 1 सेकंड ज़रा देखें। वैकेंसीज़ का ब्रेकअप नहीं किया है ना आई गेस? ये इसको हम थोड़ा-सा देखते हैं, है ना? आई गेस ये वैकेंसी रिज़र्वेशन इसमें नहीं देते हैं या देते हैं? क्या लिख रहे हैं? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द कैंडिडेट बिलॉन्गिंग टू द एससी, एसटी एंड ठीक है। इसके बारे में हम एक और सेशन में बात करेंगे, इसके रिज़र्वेशन को लेकर के, ठीक है? अगर कोई डाउट आपको आता है तो पूछिएगा। बाकी मेन मुद्दा है, हमें स्कीम ऑफ द एग्ज़ामिनेशन देखना है। स्कीम देखो क्या है, आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन्स होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह मिला के, ठीक है? आपको ये पता है कि सारे एग्ज़ाम में आजकल कॉम्प्रिहेंशन तो आता ही है। आप आज के टाइम पे ना कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, अगर आपको रीडिंग स्किल आपकी इंग्लिश में अच्छी नहीं है, तो आप उस कोई भी एग्ज़ाम एज़ ऑफ नाउ जिसमें इंग्लिश पूछी जा रही है, उसको क्रैक नहीं कर सकते हो, ठीक है?
तो ये है 25 जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, 25 जीके के क्वेश्चंस होंगे। टोटल आपको इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन 2 घंटे और ईज़ी है। 25 क्वेश्चन जीए, 25 क्वेश्चन आपका जीके। इसमें रीज़निंग नहीं पूछी जाएगी। बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड में ही ना कुछ-कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे कि रीज़निंग जैसे ही हैं। तो उसमें मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस 2 घंटे में आपको अलग से 25 क्वेश्चन मिलेंगे किसके? कंप्यूटर के, ठीक है? तो कितने क्वेश्चन्स हो गए टोटल? 125 क्वेश्चन्स हो गए, ठीक है? कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आएँगे, कंप्यूटर में अगर आपको बेसिक नॉलेज है इसके लिए देखो सबसे बेस्ट बुक मैं आपको बता रहा हूँ। आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हो या किसी कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या बैंकिंग का भी एग्ज़ाम हो, आप अरिहंत की कंप्यूटर की बुक उठा लो, उसको पूरा एकदम एक-एक उसका वर्ड पूरा आप कंप्लीट कर डालो। उसके बाद में प्रीवियस ईयर लगा लो एसएससी वाले, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है? अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इसमें। अ 2 घंटे का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, यानी कि इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, प्रेसी आएगा और एसे राइटिंग आएगी, ठीक है? लेटर वगैरह नहीं दे रहे हैं क्या? हाँ जी, लेटर नहीं दे रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, ठीक है? प्रेसी राइटिंग आएगी। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि प्रेसी राइटिंग का क्या है, क्या नहीं है, आप कोई भी जॉब में जाओगे ना, आपको प्रेसी राइटिंग की बहुत ज़्यादा नीड होने वाली है, बिकॉज़ जब आप नोटिंग ड्राफ्टिंग करोगे ना, तो बेसिकली वो एक टाइप ऑफ प्रेसी राइटिंग ही है। फिर ऐसे राइटिंग आनी चाहिए, ठीक है? ऐसे राइटिंग ये कुछ टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। अब ये इसका प्री का एग्ज़ाम तो होने दो, है ना? जब आपका ये फर्स्ट और सेकंड वाला ये एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में क्या कुछ है। अगर एक साथ होगा तो फिर हम उसमें वैसी बात करेंगे, है ना? कुछ टॉपिक्स बताऊँगा कुल मिला कर के, वो टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है? अच्छा जी। हू क्वालीफाई द ऑब्जेक्ट अब ये देखो बेसिकली क्या पैटर्न होने वाला है। आप ऑब्जेक्टिव जो आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि आपके 125 क्वेश्चंस मैंने ऊपर बताए कंप्यूटर को मिला करके, उसके बेसिस पे आपको टाइपिंग स्पीड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? 1 मिनट यार ये जो कहानी है इसमें इन्होंने ये क्या गड़बड़ है? हू क्वालीफाई इन द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप सीकेटी विल ओनली बी कॉल्ड फॉर द टाइपिंग टेस्ट। ओके, ओके, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या होगा, पहले ये 125 क्वेश्चन वाला टेस्ट हो जाएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा इसके अगले स्टेज पे जो कि होगा आपका टाइपिंग। ये देखिए, टाइपिंग भी होगा और शायद ये सेम डे में ही आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी करा लेंगे, है ना? ये है इनका सेकंड स्टेज और फिर यहाँ से आपके जो बच्चे सॉर्ट आउट होके आएँगे उनका लिया जाएगा इंटरव्यू, ठीक है? तो ये इंटरव्यू पोस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए ना? इंटरव्यू होता है इस पोस्ट के लिए, स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इंटरव्यू में जो बच्चे बुलाए जाएँगे वो 1:3 के रेशियो में बुलाए जाएँगे, 1 वैकेंसी पे 3 बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है? अच्छा अ, इसके बाद में आपका बेसिकली जब इंटरव्यू हो जाएगा, तो फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका एक जो है एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि आपको इंटरव्यू में भी जो है मतलब अच्छा ठीक-ठाक इंटरव्यू होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही लल्लू-पंजू टाइप का इंटरव्यू हो। ठीक-ठाक लेवल का इंटरव्यू होता है। अगर आप ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट आपको बहुत सारी जीके आनी चाहिए, बहुत सारा कुछ आना चाहिए। इसके इंटरव्यू में आपको बेसिक जो करंट अफ़ेयर्स की नॉलेज है ना, करंट टॉपिक्स हो गए, करंट अफ़ेयर की न्यूज़ हो गई, उनमें अगर आप एजाइल होके ठीक-ठाक आपका चीज़ें इसमें आप बोल पाते हो, आपका बोलने का फ्लो अच्छा होना चाहिए। इन ही थोड़ी-मोटी चीज़ों को देखते हैं और बेटर होगा अगर आप इसमें इंटरव्यू में इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफ़र करें। वो थोड़ा-सा मार्जिन एक बढ़ा देता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश का ही वाइडली यूज़ है, आपके टेस्ट में भी वो इंग्लिश पूछ रहे हैं और लगातार आप देखोगे स्टार्टिंग में ही उन्होंने आपका फिर 50 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे हैं, इसके बाद में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी इंग्लिश है, तो उनको है नीड, है ना? तो ये समझो इस चीज़ को। इसके बाद में क्या है 128 टेस्ट सेंटर होंगे 28 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ में, वो एक बार आप हम एनेक्सर ए को देखेंगे तब पता चलेगा। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल के लिए ₹1000 की फ़ीस है, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए और जनरल एंड ओबीसी ₹250 है, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, ठीक है? हुँ, ठीक है भई, स्टार्टिंग डेट जो है वो आपका कल से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 8th ऑफ मार्च तक जो है इसका एग्ज़ामिनेशन में आप अप्लाई कर पाओगे। बाकी के तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अ, हाँ, एक काम और करना जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दो, तो एक अपने पास में जो वो होता है ना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, वो हमेशा रख लिया करो। उसको पीडीएफ के फॉर्म में अपने पास रखा ही करो। जो भी आप कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई करते हो ना फॉर्म, तो क्या होगा ना बाद में लेट्स से आपका नहीं भी हुआ, तो एक बार उसकी फाइल बनाओ एक, है ना? उसको देखो यार मैंने ये एग्ज़ाम दे लिया, क्या दिक्कत आ गई थी भई इस एग्ज़ाम में क्यों नहीं हुआ? अगर वो नहीं होता है तो। तो एटलीस्ट एक ट्रैक होना चाहिए, ये नहीं कि अन्ना-तुक्का लगे पड़े हो।
ये चीज़ें भी यार कहीं न कहीं ना एक माइंडसेट बनाती हैं, और ये दीज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर जस्ट अ थिंग ऑफ माइंडसेट, है ना? आपका माइंडसेट ही बहुत ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपने देखा अभी सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम हुआ। अब वो एग्ज़ाम में ऐसा तो नहीं था कि भई कोई बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन्स हो। थोड़ा-सा लक का फैक्टर है, थोड़ा-सा माइंडसेट का फैक्टर है, तो उसमें ही कई सारी चीज़ें हैं। टीएडीए मिलेगा नहीं, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको टीएडीए नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये आपको इसका एग्ज़ाम की डेट जो है वो बताएँगे, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में है या बैंक में है, पीएसयू में है, तो उसको एनओसी जो है अपना इंटरव्यू के टाइम पे सबमिट करना होगा। तो आप अपने अगर अप्लाई करना चाहते हो, तो फिर क्या करो भई, ये इंटीमेशन लेटर अपने डिपार्टमेंट में ज़रूर डाल दें, है ना? कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म डालते हो, एक इंटीमेशन लेटर अपने डिपार्टमेंट में छोड़ ही दिया करो। अब ये क्या है? अ, ओके, ये कौन से स्टेट में, कौन सी सिटी में होगा, इसे एक बार आप पीडीएफ, ये जो कोई भी नोटिफ़िकेशन आती है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया भई, बेसिक सा जो भी था। कोई डाउट है तो वो इस वीडियो के नीचे पूछ लेना। लेकिन कोई भी नोटिफ़िकेशन आती है 20 पन्नों की है, 30 पन्नों की है, उसको पढ़िए, ठीक है? रीड करिए। बिना नोटिफ़िकेशन रीड किए काम नहीं चलता है। पूरी नोटिफ़िकेशन हमेशा रीड किया करिए। इससे आपका थोड़ा अपने अंदर लाओ, पेशेंस लाओ, और चीज़ों को अगर आप खुद से नोटिफ़िकेशन पढ़ना नहीं सीखोगे तो कैसे एग्ज़ाम में काम चलेगा? ठीक है? ये देख लेना एक बार। यही है, ठीक है? इट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। तो अभी क्या है, आपको कोई भी डाउट आता है इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। फ़िलहाल मैं सेशन को एंड करता हूँ। इसके बारे में जो पिछला वाला पेपर हुआ था वो उसका डिस्कशन भी हम एक बार कर लेंगे। तो ठीक है? इसके अलावा कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर एंड बाय-बाय।